आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसके अंदर टोटल 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, दूसरा है ऑप्टिक्स और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रो डायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। मतलब जब भी चार्ज रेस्ट पर होगा उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। और इसमें भी इलेक्ट्रो मीन्स सेम चार्ज और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। जब चार्ज मोशन का होगा उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहले चार्ज को पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है, क्या यूनिट है इसकी, कहां से डिस्कवरी हुई। दूसरा है कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गॉस थ्योरम वगैरह और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद चार्ज एट मोशन मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर सबसे पहला आ जाता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिर अल्टरनेटिंग करंट। इतना पढ़ना हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम करते हैं सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है, ठीक। वैसे तो चार्ज की डिस्कवरी इंडिया के अंदर 2500 BC में हो चुकी थी। इंडिया में अगस्त नाम की ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली चार्ज की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो 600 BC में ग्रीस में जाता है। ग्रीस में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, ऐसा हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली कहना है, ठीक। अब चार्ज होता क्या है? चार्ज जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास है, लेंथ है, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कूलम्ब होती है। चार्ज की जो यूनिट है कूलम्ब है। इसको जो सिंबल है वो C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब कैसे पता चला कि किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होता भी है या नहीं? तो उसके लिए क्या करा गया कि 2 रॉड ली गई। पहली जो रॉड है वो ग्लास की रॉड है, दूसरी जो रॉड है वो प्लास्टिक की रॉड है। मान लो कि ग्लास है, ये वाली जो रॉड है वो प्लास्टिक की रॉड है। क्या करा गया, दोनों को जब एक दूसरे से रब करके हमने फ्रीली सस्पेंड करा, तो जब दोनों को पास में लेके आते हैं तो ये ऑब्जर्व करा गया कि दोनों जो रॉड है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन जब हम तो प्लास्टिक की रॉड को पास में लेके आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करती हैं। और इसी तरह से जब हम तो ग्लास की रॉड लेकर आते हैं वो भी दोनोदोनों एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं, ग्लास और ग्लास, प्लास्टिक प्लास्टिक। और तीसरी जो है वो है ग्लास एंड प्लास्टिक। तो जब हम ग्लास और ग्लास को पास में लेकर आते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। जब हम प्लास्टिक और प्लास्टिक के पास में लेकर आते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। और जब ग्लास और प्लास्टिक को पास में लेकर आते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ जिस तरीके की प्रॉपर्टी ग्लास के पास है उसी तरह की प्रॉपर्टी दूसरे ग्लास के पास भी है, और सेम प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक के पास है उसी तरीके की प्रॉपर्टी दूसरे प्लास्टिक के पास भी है। जब सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं तब उनके बीच में रिपल्शन होता है। और जो प्रॉपर्टी ग्लास के पास है वो प्रॉपर्टी प्लास्टिक के पास नहीं है, तो मतलब जब डिसिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जब सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, और जब डिसिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इस तरह से ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि केवल 2 ही टाइप की प्रॉपर्टी हैं
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो उन्होंने नाम दिया गया कि एक टाइप की प्रॉपर्टी को हम पॉजिटिव नाम दे सकते हैं और एक टाइप की प्रॉपर्टी को हम नेगेटिव नेम दे सकते हैं। तो जो पॉजिटिव नाम है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। आर्बिट्रली इसी तरीके से प्रोटॉन के ऊपर मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मन से मान लिया गया है। आप चाहते हैं तो कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया गया है। ठीक, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जैसे मान लो कि कोई एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसे अपन न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से इस न्यूक्लियस के अंदर इतना टाइटली बाउंड है कि वो इस न्यूक्लियस से निकल के बाहर नहीं जा सकता। तो बाहर जाने को जो फ्री है वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से जंप करके बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें, अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एटम एक न्यूट्रल स्पीसी होती है। लेकिन मान लिया जाए कि अभी इस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तो अभी भी प्रोटॉन तो 10 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हो गए हैं। अब यहाँ पे 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को तो ओवरकम कर लिया है, उन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ओवर कैंसिल आउट कर लिया गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से ये जो पूरी स्पीसी है, पूरा एटम है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा केस कंसीडर करें कि यहाँ पर जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था, अब मान लिया जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है। तो पहले के केस में यहाँ पर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यहाँ पर अब 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर जाते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा स्पीसी है या पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होने की वजह से कहीं आप बाहर जा नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर की वजह से किसी बॉडी को चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन को या तो दिया जा सकता है फिर लिया जा सकता है। अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और अगर हम किसी भी स्पीसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाने की वजह से वो स्पीसी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ठीक, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से किस तरीके का चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है या फिर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करना है, हमें चार्ज करना है मतलब कि उस बॉडी को चार्ज देना है, उस बॉडी से चार्ज लेना है, किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। पहले अपन ने जो प्रोसेस देखी थी वो रबिंग की प्रोसेस देखी थी, इस तरह से रब कर सकते हैं अपन, एक बॉडी से चार्ज निकलेगा वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इसमें, और एक भी जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास एक्स्ट्रा रख लेती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर अपने पास ये कंडक्टर्स है, तो उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अपने पास मेनली दो टाइप की बॉडी हो गई है, एक है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो इजीली फ्लो करवा दे, या अपन कहें कि जिस ऐसी बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इजीली फ्लो हो जाए, ऐसी बॉडी को कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इजीली फ्लो ना हो सके, ऐसी बॉडीज को इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली are called conductors, electron can't flow easily are called insulators। ठीक है, तो अगर हमें कंडक्टर्स को चार्ज बनाना है, चार्ज करना है,
तो उसके लिए रबिंग की प्रोसेस नहीं कर सकते। रबिंग से किसी भी कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तुरंत उससे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरह से ओवरऑल वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, हम दोनों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ज फिर से ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों बॉडी न्यूट्रल के न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अगर हमें किसी कंडक्टर को चार्ज बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करके किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले एक बॉडी लेते हैं। ये जो बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उससे हमने एक ऐसे स्टैंड पे रख रखा है जो आइसोलेटेड है और इंसुलेटिंग स्टैंड है, जिस तरह से यहाँ पे जो कुछ भी चार्ज प्रोड्यूस होगा वो नीचे फ्लो नहीं हो सकता। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बॉडी को लेकर आएंगे जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगी। यहाँ पर हम जो बॉडी लेके आ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी सरफेस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि जब इन दोनों बॉडीज को पास में लेकर आते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाना है, पास में लेकर आ रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी हमने देखा था कि जो लाइट बॉडीज होती हैं वो रिपल होती हैं और जो अनलाइट बॉडीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो प्रोटॉन को जो अट्रैक्ट करने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन से जो अट्रैक्ट होने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इस सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। और अपन ये कह सकते हैं इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होने लगी है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जहाँ पे भी होती है वहाँ पे भी अपन ने समझा था कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली नियरर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और जो फर्दर सरफेस है, जो दूर सरफेस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हम कांटेक्ट करके अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब अर्थ की स्पेशल बात ये होती है कि अर्थ के अंदर आप कितने अमाउंट ऑफ चार्ज ले सकते हो अर्थ से, या कितने अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हो, अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब अर्थ को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दिया भी जा सकता है, अर्थ से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज लिया भी जा सकता है। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उस कंडीशन में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है पूरा अर्थ को ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अर्थ को ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा सरफेस पे। हम कह सकते हैं जो सरफेस है वो न्यूट्रल हो चुकी है। फिर जैसे ही सरफेस न्यूट्रल हो जाती है, यहाँ पे हम अर्थिंग जो कनेक्शन किया था वो हम हटा देते हैं। अब देखा जाए तो इस बॉडी पे पहले दो चार्ज हुआ करते थे, पॉजिटिव इधर था और इधर नेगेटिव था। अब केवल और केवल इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ही बचता है और ये सरफेस न्यूट्रल हो चुकी है। अब जो ए बॉडी है, मान लो ये है, ये भी है, ए बॉडी को जो हम पास में लेकर आए थे उस ए बॉडी को भी दूर ले जाएंगे, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन फोर्स था वो खत्म हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस तरह से हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किए बिना ही इस बॉडी को चार्ज कर दिए हैं। अगर हमें इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना होता, अभी तो हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किया, अगर हमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है इस बॉडी पे डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके इंडक्शन की प्रोसेस से, तो हम सबसे पहले जो चार्ज बॉडी को लेके आते हैं वो यहाँ पर पहले हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आए थे, अब हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। वो प्रोसेस भी समझ लेते हैं। मान लो कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, बी जो बॉडी है वो अगेन न्यूट्रल बॉडी अपन कंसीडर करेंगे और ये दोनों ही कंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि इस सरफेस पे या इधर वाले पोर्शन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपल्शन के कारण दूर वाली सरफेस पे चले जाएंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाने के कारण इधर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही इस इधर वाली सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होकर उधर गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई और अभी हमने देखा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से नियरर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और फारमोस्ट सरफेस पे जो दूर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। सेम अगेन वही प्रोसेस हम इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज वाली सरफेस है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। पहले के केस में क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर अर्थ की तरफ गया था, इस केस में नेगेटिव चार्ज फ्लो होकर अर्थ की तरफ जाएगा और ये वाली सरफेस न्यूट्रल हो जाएगी। इस तरह से पूरा जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो अर्थ के अंदर चला जाता है और ये वाली सरफेस न्यूट्रल हो जाती है। इस तरह से न्यूट्रल हो जाने के बाद हम ये जो अर्थिंग वाला कनेक्शन है उसको हटा देंगे और इस धर वाली सरफेस पे केवल पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा। हम क्या करते हैं, जो बॉडी हम पास में लेके आए तो उस बॉडी को हटा देंगे, दूर ले जाएंगे और इधर जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स आ रहा था इलेक्ट्रॉन्स का वो खत्म हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और हमने एक बॉडी को चार्ज
प्रोड्यूस करवा दिया है पॉजिटिव चार्ज विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना होता है तो हमें नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को पास में लाकर रख देना होता है। अगर हम इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को पास में लाकर रख देंगे, और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को पास में लाकर रख देंगे, और अर्थ से कनेक्शन करने पे अपोजिट वाला जो चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है और इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाती है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है? ये कहती है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ इसका वो समझ लेते हैं बड़ा आराम से, कि कोई बॉडी है, इसके डिफरेंट पार्ट पे जो भी टोटल चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो हम कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम मतलब क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है प्लस 2 कूलम है, यहाँ पर -3 कूलम चार्ज है प्लस 7 कूलम चार्ज है, -8 कूलम चार्ज है प्लस 6 कूलम चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है। ठीक है, इस तरह से इस बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है। इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा Q, वो होगा Q1 प्लस Q2, या फिर हम स्मॉल q में भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू ऐसे करते करते कहाँ तक Qn तक ले जाएंगे। मतलब कि पहला चार्ज मान लिया जाए कि अगर 2 कूलम है तो यहाँ पर 2 कूलम, सेकंड चार्ज मान लो -3 कूलम है, थर्ड चार्ज प्लस 7 कूलम, -8 कूलम प्लस 6 कूलम, -5 कूलम। अब एल्जेब्रिक का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक का मतलब हुआ अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसको साइन के साथ रखा पॉजिटिव, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको भी साइन के साथ रखना है नेगेटिव। तो जब हम साइन को भी इंक्लूड करते हैं तो उसको कहेंगे एल्जेब्रिकली। तो डेफिनेशन क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज की? द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी is algebraic sum of the charge present on different part of the body। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में जो चार्ज प्रेजेंट है उसका algebraic sum कर लिया। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 + 7 9, 9 और 6 हो जाता है 15 कूलम, 3 और 8 जो है वो 11 हो जाएगा, 11 और 15 हो जाएगा -11 और 5 हो जाएगा -16 कूलम। तो ओवरऑल जो चार्ज आने वाला है -1 कूलम का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बॉडी पे जो ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट है वो -1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। ये मतलब हुआ किसका? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं, इसका मतलब होता है तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास हमने सुन चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुन चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम कोई एक आइसोलेटेड बॉडी के बारे में बात करते हैं, ऑन फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड बॉडी को समझ लो कि हमने किसी बॉडी को जैसे लॉकडाउन के अंदर रख दिया है। अब लॉकडाउन के अंदर रखने से क्या होगा कि ना तो कोई चार्ज उससे बाहर जा सकता है, ना ही कोई चार्ज उससे अंदर आ सकता है। तो इस तरह से मान लो कोई बॉडी है, हमने उसको आइसोलेट कर दिया, लॉकडाउन के अंदर रख दिया है, तो ना तो कोई चार्ज अंदर जाएगा ना ही कोई चार्ज बाहर जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल चार्ज रहेगा बॉडी के ऊपर वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट या कंजर्व। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहता है फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी टोटल चार्ज मींस कांस्टेंट और कंजर्व। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये क्या कहती है? ये कहती है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। मान लो किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर जो Q है वो टोटल चार्ज है, इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पर जो E है ये जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और ये जो कैपिटल Q है वो है टोटल चार्ज, और ये जो n है वो है मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ? जब चार्ज की डिस्कवरी की गई
तो पता चला कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन कह लो या प्रोटॉन कह लो, दोनों ही बात सेम है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जैसे चार्ज मान लिया जाए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। बस दोनों में एक चीज का डिफरेंस होता है, पोलैरिटीज का। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव नंबर है तो जैसे नंबर लाइन पर अपन देखते हैं नेगेटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, उसी तरीके से ये जो चार्ज है प्रोटॉन का एक बड़ा है और ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो छोटा है, ऐसा नहीं है। दोनों ही चार्ज इक्वल है, बस ये नेचर को बता रहा है। नेगेटिव वाला एक इसके नेचर को बताता है कि नेगेटिव नेचर का है, पॉजिटिव वाला इसके नेचर को बताता है कि इसका नेचर पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बस दोनों का नेचर अपोजिट है। एक नेगेटिव नेचर का है और एक पॉजिटिव नेचर का है। हमें पता चला कि दोनों पर जो चार्ज है, ये सबसे छोटा चार्ज हमें यूनिवर्स के अंदर मिला, इससे छोटा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया क्वांटाइजेशन का। अगर हमारे पास सबसे छोटा चार्ज प्रेजेंट है तो हम इससे बड़ा चार्ज भी निकाल सकते हैं। अगर सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या हम इससे बड़ा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बड़ा चार्ज हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन को आधा काटा जा सकता है? नहीं। तो क्या 1.5 चार्ज, 2.5 चार्ज, इस तरह से 2.5 चार्ज, 3.5 चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम या तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएंगे, या 2 या 3 4 5 6 इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो n आ रहा है इंटीजर आ रहा है, इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मतलब यहाँ पर +1 +2 +3 +5 ऐसे करके अलग अलग नंबर आ सकते हैं या नेगेटिव के नंबर्स आ सकते हैं। तो जो क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ है कि जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? बेस यूनिट का। जो सबसे छोटा चार्ज है उसमें आप 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको बड़ा चार्ज मिलता चला जाएगा। मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन ये सबसे छोटा चार्ज हो गया, इससे बड़ा चार्ज क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और भी बड़ा चार्ज क्या हो सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। और भी बड़ा चार्ज क्या हो सकता है? अलग अलग आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाओ, आपको अलग अलग चार्ज मिलता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो बोला जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to be transferred to produce a charge of 1 coulomb. Find the total number of electrons to be transferred to produce a charge of 1 coulomb. मतलब हमें किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 1 कूलम का प्रोड्यूस करना है। उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर हमें चार्ज पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेने क्योंकि इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है। क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग तो जो Q होता है उसका फॉर्मूला आता है Ne, पॉजिटिव नेगेटिव। टोटल जो चार्ज है 1 कूलम है। N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। E का जो चार्ज है सिर्फ चार्ज रखना है मैग्नीट्यूड वाइज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई। अभी जो मल्टीप्लाई में क्वांटिटी है वो अपन में चल जाएगी, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n आ जाएगा। मतलब जो n की वैल्यू है इस तरह से सॉल्व की जाएगी। पॉइंट एट टाइम के ऊपर सॉल्व करेंगे, इसको काट सकते हैं 5 8। जब इसको फाइनल जब डिवाइड करेंगे तो टोटल का आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इज इक्वल टू n। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। अगर हम किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन वहां उस बॉडी से रिमूव करने होंगे, और अगर हम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी को ट्रांसफर करने होंगे, देने होंगे। क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, और किसी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज।